So hey everyone, hi, this is Lovely and in this video we are going to study about Fisher's quantity theory of money which is also called the cash transaction approach. इस वीडियो में हम फिशर की थियरी को, उनके assumptions और साथ में एंड में उनके criticisms को भी पढ़ेंगे. ठीक है, so let's start. सबसे पहले दो टर्म्स वैल्यू ऑफ मनी और प्राइस मैं आपको क्लियर कर देती हूँ बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द होल थियरी. वैल्यू ऑफ मनी आपने बहुत बार सुना होगा और साथ ही में प्राइस भी सुना होगा. तो प्राइस क्या होता है? प्राइस इज नथिंग बट द क्वांटिटी ऑफ पेमेंट. कितना पेमेंट हम कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट के लिए, किसी भी गुड्स या सर्विस के लिए, वो उसका प्राइस होता है. ठीक है, सो इट इज दस द क्वांटिटी ऑफ पेमेंट और द अमाउंट ऑफ पेमेंट. वेयर इज वैल्यू ऑफ मनी, what is it? It is the relationship between unit of money and goods and services which can be purchased with it. यानी एक यूनिट ऑफ मनी में आप कितने गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर सकते हैं वो उस मनी की वैल्यू बताता है. आज से अगर 5 साल पहले या 10 साल पहले आपको 5 रुपए में अगर 2 क्वांटिटीज मिल जाती थी किसी चीज़ की, ठीक है, मान लेते हैं चिप्स था, और आज आपको 5 रुपए में सिर्फ उसकी एक क्वांटिटी मिलती है, तो इससे पता चलता है कि जो वैल्यू है मनी की वो कम हो गई है. क्यों? क्योंकि प्राइस बढ़ गया है. आप देख रहे हैं कि पहले 5 रुपए में 2 मिलते थे और अब तो सिर्फ 1 रुपए में 1 मिल रहा, अब तो सिर्फ 5 रुपए में 1 मिल रहा है. इससे क्या पता चल रहा है कि प्राइस बढ़ गया लेकिन वैल्यू कम हो गई. वैल्यू क्यों कम हो गई? क्योंकि वैल्यू हमें क्या बताता है? यूनिट ऑफ मनी, एक यूनिट ऑफ मनी और उससे हम कितने गुड्स एंड सर्विसेज खरीद पाते हैं. यानी कि पहले एक यूनिट ऑफ मनी में हम ज़्यादा खरीद पाते थे और अब कम खरीद पा रहे हैं, तो इसलिए उसकी वैल्यू घट गई है. ठीक, तो वैल्यू ऑफ मनी हमें बताता है परचेजिंग पावर को, कि कितना हम परचेज कर सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज विद अ यूनिट ऑफ मनी. राइट, सो प्राइस एंड वैल्यू ऑफ मनी आपको क्लियर है. जब मैं इसको बता रही थी तो आपने एक रिलेशन अपने आप ऑटोमेटिकली देखा होगा कि वैल्यू ऑफ मनी और प्राइस में इनवर्स का रिलेशन है. इनवर्स का रिलेशन यानी कि जब जब प्राइस बढ़ रहा है वैल्यू मनी की कम हो जा रही है. क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर यूनिट ऑफ अमाउंट में हम लोग कम क्वांटिटीज को परचेज कर पा रहे हैं. तो यस, दैट इज ट्रू. वैल्यू ऑफ मनी और प्राइस में इनवर्स का रिलेशन होता है, V इक्वल्स टू 1/P. ठीक है, क्योंकि जब भी प्राइस लेवल बढ़ेगा वैल्यू घट जाएगी और जब भी प्राइस लेवल कम होगा जो वैल्यू है मनी की वो बढ़ जाएगी. यानी कि उतने अमाउंट में हम ज़्यादा खरीद पाएंगे, हमारी वैल्यू बढ़ जा रही है उस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी की. ठीक है, तो हमें मेजर करना है, तो यानी कि अगर हमें मेजर करना है वैल्यू ऑफ मनी, उसके लिए हमें जनरल प्राइस लेवल पता होना चाहिए. सो दस इन ऑर्डर टू मेजर द वैल्यू ऑफ मनी वी हैव टू फाइंड आउट द जनरल प्राइस लेवल. क्योंकि प्राइस लेवल को हम जैसे ही देखेंगे हमें पता चल जाएगा हमारी मनी की वैल्यू क्या है. आप 1 रुपए लेकर के अमेरिका में जाइए, वहाँ आपको पता चल जाएगा उसकी वैल्यू क्या है, उसमें क्या मिल रहा है. इंडिया में आपको पता चल जाएगा कि उससे क्या मिल रहा है, उसकी वैल्यू क्या है. सो यू हैव टू नो दी प्राइस लेवल टू डिटरमिन दी वैल्यू ऑफ मनी. अब हम थियोरी पे आते हैं. ये अगर आपको क्लियर हो गया, जो थियोरी है उसका मेन क्रक्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है और वो क्रक्स ये है कि क्वांटिटी ऑफ मनी इज द मेन डिटर्मिनेंट ऑफ प्राइस लेवल और द वैल्यू ऑफ मनी. इतनी देर से हम लोग वैल्यू ऑफ मनी, प्राइस, इनके बारे में पढ़ रहे थे. ये थियोरी कहती है कि अगर आपको प्राइस लेवल या वैल्यू ऑफ मनी पता लगाना है तो क्वांटिटी ऑफ मनी से पता लगा सकते हैं. क्वांटिटी ऑफ मनी डिटरमिन करता है कि प्राइस लेवल क्या होगा और वैल्यू ऑफ मनी क्या होगी. वो दोनों तो इंटरलिंक्ड है, कोई भी एक पता चल जाएगा तो दूसरा पता चल ही जाएगा. बट देखने वाली बात यह है कि क्वांटिटी ऑफ मनी डिटरमिन करेगा. क्वांटिटी ऑफ मनी मेन डिटर्मिनेंट है प्राइस लेवल एंड द वैल्यू ऑफ मनी का. ओ, सो दिस इज द थियोरी. बस आप वीडियो यहाँ पे खत्म कर देते हैं. नहीं, अब आगे पढ़ते हैं और समझते हैं कि अच्छा तो ऐसा उन्होंने कहा है, कैसे उन्होंने इसको इक्वेशन में लिखा है और कैसे कुछ छोटी छोटी चीज़ें उसमें मेंशन की हैं. सो ये थियोरी काफ़ी इजी है. एडविन फिशर ने कहा था कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, इकोनॉमी में बाकी चीज़ों को अगर हम कांस्टेंट मान लें कि भाई बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन, मतलब कुछ भी जो भी फैक्टर्स हमारी इकोनॉमी में पॉपअप होते हैं वो कांस्टेंट हैं, तो जो क्वांटिटी ऑफ मनी होगा सर्कुलेशन में, क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन, अगर वो बढ़ता है, इफ इट इंक्रीजेस, द प्राइस लेवल ऑल्सो इंक्रीजेस इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन. ओ, क्वांटिटी ऑफ मनी अगर बढ़ रहा है तो प्राइस लेवल भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में बढ़ेगा. यानी कि महंगाई, यानी कि दाम बढ़ेंगे उस गुड्स एंड सर्विसेज के. एंड द वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा.
वैल्यू ऑफ मनी ऑब्वियसली डिक्रीज करेगा, क्योंकि यहाँ पे कह दिया है कि प्राइस लेवल इंक्रीज करेगा, तो आप अपने आप वैल्यू ऑफ मनी तो समझ ही जाएंगे। सो मेन थिंग दैट इरविन फिशर पुट फोर्थ वाज कि क्वांटिटी ऑफ मनी सर्कुलेशन में अगर बढ़ता है तो प्राइस लेवल इंक्रीज करेगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, यानी कि डायरेक्ट रिलेशन दिखा रहा है। और प्राइस लेवल इंक्रीज कर गया है तो ऑब्वियसली वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज करेगा, एंड वाइस वर्सा, यानी कि अगर प्राइस लेवल डिक्रीज हुआ होगा तो जो वैल्यू ऑफ मनी होगी वो इंक्रीज कर गई होगी। तो ये इरविन फिशर की थियरी में उन्होंने समझाया है, यानी क्वांटिटी ऑफ मनी से हमें पता चल जाएगा, क्वांटिटी ऑफ मनी इंक्रीज होगा तो प्राइस लेवल इंक्रीज हो जाएगा, क्वांटिटी ऑफ मनी डिक्रीज होगा तो प्राइस लेवल डिक्रीज हो जाएंगे। तो सो वी कैन से कि क्वांटिटी ऑफ मनी अगर हम डबल कर दें, क्वांटिटी ऑफ मनी जितना पैसा उसको डबल कर दें इकोनॉमी में, तुरंत ही प्राइस लेवल भी डबल हो जाएगा, तुरंत डबल हो जाएगा। और अगर प्राइस लेवल डबल होगा तो वैल्यू ऑफ मनी का क्या होगा, इनवर्स रिलेशन है ना, तो वैल्यू ऑफ मनी हाफ हो जाएगा, सो वैल्यू ऑफ मनी विल बी हाफ्ड। ओके, फिशर हैज एक्सप्लेन्ड हिज थियरी इन टर्म्स ऑफ हिज इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज, और इस थियरी को फिशर ने इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज, जो उनकी एक इक्वेशन है उसमें फिट किया है, जिसे हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। सो जैसे अभी हमने इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज की बात की, वो मैंने वहाँ पे उसको लिख दिया है PT इक्वल्स टू MV, यही है हमारी इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज, जहाँ पे हम समझेंगे कि P क्या है। P है प्राइस लेवल, ठीक है, प्राइस लेवल और 1/P जो कि वैल्यू ऑफ मनी को डिनोट करता है, यानी कि हम लोगों को अलग से वैल्यू ऑफ मनी लिखने की ज़रूरत नहीं है इस इक्वेशन में, क्योंकि प्राइस लेवल को देख करके हम डिटर्मिन कर लेते हैं वैल्यू ऑफ मनी क्या होगी। सो P प्राइस लेवल, T जो यहाँ पे लिखा है दैट इज टोटल अमाउंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर एक्सचेंज फॉर मनी, यानी कि हमारी इकोनॉमी में कितना अमाउंट, कितनी क्वांटिटी है गुड्स एंड सर्विसेज की जो कि प्रोड्यूस हुई है, उसको हम एक्सचेंज जो कि हम बाद में एक्सचेंज करेंगे मनी दे करके, बट है कितनी अभी के लिए, दैट इज T। तो अगर P को T से मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चल जाता है कि वो वैल्यू कितनी है उन गुड्स एंड सर्विसेज की जो कि हमारी इकोनॉमी में है। जैसे फॉर से एग्जांपल लेकर के चले कि इकोनॉमी में सिर्फ एप्पल प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो 100 एप्पल्स हैं और उनका प्राइस है एक एप्पल का 10 रुपीज, तो टोटल 1000 प्राइस हो गया, यानी कि टोटल PT जो है 1000 हो गया। सो दैट विल बी PT प्राइस लेवल मल्टीप्लाइड बाय टोटल अमाउंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर इन द इकोनॉमी, वो इक्वल होगा MV के। अब MV क्या है, ठीक, जो हमें समझना है, MV में M डिनोट करता है टोटल क्वांटिटी ऑफ लीगल टेंडर मनी, यानी कि लोगों के पास इकोनॉमी में कितना पैसा है, किसी के पास 10 रुपए है, 100 रुपए, 1000 है, जोड़ दो सब कुछ, दैट इज M क्वांटिटी ऑफ मनी एज ए लीगल टेंडर। एंड V है उन्हीं मनी का, उसी मनी का वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन, यानी जो कि नया कॉन्सेप्ट होगा आपको पर मैं समझा रही हूँ। वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन मतलब कितनी बार वो मनी सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है। मनी चेंजेस हेड, यानी कि जो मनी है कितनी बार हेड को चेंज कर रहा है, कितनी बार लोगों से ट्रांजैक्शन में उसको यूज किया जा रहा है। इसको आप एक एग्जांपल से याद रख सकते हो कि मान लेते हैं हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 10 रुपीज है इकोनॉमी में, ठीक है, और उसको 4 बार एक्सचेंज किया जाता है, तो 4 बार एक्सचेंज किया जा रहा है, वो उसकी वेलोसिटी हो गई। आपने उसको दिया एक बार, उसने उसको दिया 2 बार, ठीक, तो जो उसका MV है वो हमें 10 को 4 से मल्टीप्लाई करके मिल जाएगा, विच विल बी ₹40। 10 रुपीज थी इकोनॉमी में और उसको 4 बार वो एक्सचेंज हुई है, 40 हो गया। इसी तरीके से कितना मनी है और वो कितनी बार एक्सचेंज हो रहा है, हम उसको मल्टीप्लाई करके टोटल जोड़ करके MV की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपको MV पता चल गया और PT पता चल गया क्या है। सो इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज इज PT इज इक्वल टू MV। ये जो इक्वेशन है ये बता रही है हमें कि मनी के लिए जो डिमांड है, डिमांड फॉर मनी दैट इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ मनी। मनी कितना सप्लाई में है, मनी सप्लाई में है मतलब सबके पास कितना मनी है और वो कितनी बार सर्कुलेट हो रहा है, उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। एक तरीके से वो सप्लाई ऑफ मनी हो गई, कितना मनी है सबके पास, दैट विल बी इक्वल टू PT। अब PT में आप देखो तो प्राइस, PT में हम क्या पता कर रहे हैं कि जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हैं उनकी वर्थ या वैल्यू कितनी है या प्राइस कितना है। सो इट इज हेयर टेलिंग अस अबाउट द टोटल वैल्यू ऑफ परचेसेस ऑफ ऑल द आइटम्स, ठीक, दैट इज इक्वल टू टोटल वैल्यू ऑफ मनी एक्सपेंडिचर्स इन ऑल ट्रांजैक्शंस। जितना ट्रांजैक्शन हो रहा है और लोग खर्च कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, दैट इज गिवन बाय MV, है ना। सबके पास इतना मनी है, इतनी बार वो ट्रांजैक्शन में वेलोसिटी, मतलब वो सर्कुलेट हो रहा है, इतनी बार उसकी वेलोसिटी है सर्कुलेशन की।
तो वो हमें बता देता है कि सप्लाई मनी की, और पीटी हमें बता देता है डिमांड मनी की। क्यों? क्योंकि इतना अगर प्रोड्यूस हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज, तो उसको प्राइस से मल्टीप्लाई हम कर देंगे तो हमें उसकी वैल्यू पता चल जाएगी। यहाँ पे वो नॉर्मल डिमांड एंड सप्लाई हम नहीं देख रहे हैं, गुड्स के लिए डिमांड और गुड्स के लिए सप्लाई। यहाँ पे हम मनी का डिमांड और मनी का सप्लाई देख रहे हैं। सो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही है और कंफ्यूज ना हो रहे हो। ठीक है, total value of purchases of all items in a year will be equal to total value of the money expenditure in all transaction, या कह सकते हैं कि जो डिमांड है मनी के लिए वो सप्लाई ऑफ मनी के इक्वल होगी। यही इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज हमें बताता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक नई चीज जो मैंने ऐड करके लिखी हुई है वो है एम डैश वी डैश। तो ये क्या है? ये कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे हमने अज्यूम करके रखा था कि एम इज इक्वल टू टोटल क्वांटिटी ऑफ लीगल टेंडर मनी, बट हमेशा हमारे पास तो पैसा रहता नहीं है। कुछ पैसे हम बैंकों में भी जमा करके रखते हैं, जिसे हम क्रेडिट मनी यहाँ पे कह रहे हैं कि जो क्रेडिट मनी है वो एम डैश से डिनोट कर दे रहे हैं, उसको भी तो जोड़ लो ना। रियलिटी में तो यही होता है। इसलिए जो नई इक्वेशन है या इसलिए जो इक्वेशन है दैट विल बिकम पीटी इज इक्वल टू एम वी प्लस एम डैश वी डैश, जहां एम डैश डिनोट करता है टोटल क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट मनी विच इज विद द बैंक्स, एंड वी डैश डिनोट करता है वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ दैट मनी, वो कितना सर्कुलेट होता है। ठीक है, ऑब्वियसली कम ही हो रहा होगा, बट कितना होता है दैट विल बी गिवन बाय एम डैश। तो इसलिए बस उस इक्वेशन को मॉडिफाई किया गया है। मेन हमारी इक्वेशन यही है, पीटी इज इक्वल टू एम वी। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। सो सिंस हमने इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज पढ़ लिया है, आगे हम देखते हैं इतनी देर से क्यों पढ़े हम इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज, ताकि अपनी थ्योरी को हम दिखा सकें, बता सकें। और थ्योरी हमारी क्या है? क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है। यानी कि अब इस इक्वेशन में हमें कहीं ना कहीं क्वांटिटी ऑफ मनी ढूंढना पड़ेगा और उसका इफेक्ट देखना पड़ेगा प्राइस लेवल पे। यानी कि अब हम देखने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ क्वांटिटी ऑफ मनी ऑन प्राइस लेवल और द वैल्यू ऑफ मनी। प्राइस लेवल पता चलते वैल्यू ऑफ मनी तो पता चल ही आता है। ठीक है, तो हम उस इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज को ऐसे लिख सकते हैं, टी को ट्रांसफर कर दिया है नीचे। ठीक, और ये माना है कि वी डैश और टी कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? बस मान लिया है कि अभी इस वक्त जो वेलोसिटी है सर्कुलेशन की मनी की वो कांस्टेंट है, और टोटल गुड्स एंड सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस हैं या जो भी हमारी इकोनॉमी में है क्वांटिटी उनकी, वो भी कांस्टेंट है। क्योंकि अगर उन्हें चेंज करोगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो अभी कांस्टेंट माने तभी तो हम थ्योरी को दे पाएंगे। ठीक है, तो ये तीनों अगर कांस्टेंट है, एम और एम डैश जो कि क्वांटिटी ऑफ मनी हमें बताता है, उसको अगर डबल करेंगे तो ये बताइए प्राइस में क्या होगा? प्राइस भी डबल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इनमें डायरेक्ट रिलेशन है ना। नीचे तो लिखा नहीं है एम या एम डैश, ऊपर लिखा है, तो डायरेक्ट रिलेशन है। तो एम एंड एम डैश को डबल करते ही प्राइस भी डबल हो जाएगा, और वैल्यू ऑफ मनी क्या हो जाएगी? हाफ, क्योंकि प्राइस और वैल्यू ऑफ मनी में इनवर्स रिलेशन है। तो एम और एम डैश को डबल करते ही वैल्यू हमारी मनी की घट जाती है। तो इससे हमें एक इंपॉर्टेंट बात पता चलती है, क्वांटिटी ऑफ मनी और वैल्यू ऑफ मनी में इनवर्स का रिलेशन है। क्वांटिटी ऑफ मनी कितनी है हमारी इकोनॉमी में, अगर वो ज्यादा है तो हमारा जो वैल्यू है मनी का वो कम होगा। ठीक, इसका बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है कि अगर आपने कभी फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा हो अपने एग्जाम्स के लिए या फिर क्लासेस में, तो वहां पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। सिंस देयर वाज इन्फ्लेशन, तो इसलिए प्रिंटिंग ऑफ नोट को उन्होंने बढ़ा दिया। उन्होंने ढेर सारे नोट्स प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया। उनको लगा कि नोट प्रिंट कर देंगे तो जब ज्यादा पैसे होंगे तो हम ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज खरीद लेंगे। लेकिन नहीं, मनी की क्वांटिटी उन्होंने बढ़ा तो दी, लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज थोड़े बढ़ जाएंगे, वो तो उतने ही रहेंगे, उनका भी प्राइस बढ़ जाएगा। तो एक एग्जाम्पल था वहां पे कि लोग एक ब्रेड को खरीदने के लिए बोरी भर भर के पैसे ला रहे थे। इतने पैसे लाए तो उनको एक ब्रेड मिलता था। इससे ये पता चलता है कि उस मनी की तो वैल्यू ही कम हो गई। क्यों? क्योंकि सप्लाई क्वांटिटी आपने बढ़ा दी ना मनी की। तो अगर आप सप्लाई बढ़ा दोगे क्वांटिटी ऑफ मनी की, तो इससे ये कोई मतलब नहीं है कि ढेर सारे आपको गुड्स एंड सर्विसेज मिल जाएंगे। उनके खुद के दाम बढ़ जाएंगे और आपके ही पैसे की वैल्यू घट जाने वाली है। ठीक है, तो ये याद रखने के लिए था। इस एग्जाम्पल से आपको अच्छे से याद रहेगा। सो एम और एम डैश एम और एम डैश को डबल किया गया है तो प्राइस भी डबल होगा और वैल्यू ऑफ मनी हाफ हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसे समझने के बाद अब हम ग्राफ भी देख लेते हैं कि कैसे इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में नंबर चाहिए तो ग्राफ बनाने पड़ेंगे। पहला जो है ग्राफ में मैंने दिखाया है कि क्वांटिटी ऑफ मनी और प्राइस लेवल में कैसे रिलेशन है। क्वांटिटी ऑफ मनी एक्स एक्सिस पे है और प्राइस लेवल वाई एक्सिस पे है।
जैसे ही क्वांटिटी ऑफ मनी M1 से M2 यानी कि डबल कर रही हूँ तो प्राइस लेवल ऑटोमेटिकली डबल हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि प्राइस लेवल और क्वांटिटी ऑफ मनी में तो डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है ना हमको, ठीक है। और जैसे ही 4 टाइम्स कर दिया मैंने क्वांटिटी ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, प्राइस लेवल भी 4 टाइम्स हो जा रहे हैं। इसलिए एक 45 डिग्री का आपको स्ट्रेट कर्व नजर आ रहा होगा। इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमें एक स्ट्रेट कर्व मिला, ठीक है, 45 डिग्री जिसका ओरिजिन है। एंड इट टेल्स अस अबाउट प्राइस इज द फंक्शन ऑफ क्वांटिटी ऑफ मनी M। ओके, नेक्स्ट कर्व हमारा है वैल्यू ऑफ मनी को दिखाता हुआ क्वांटिटी ऑफ मनी के रिलेशन में। क्वांटिटी ऑफ मनी जैसी M1 था तब हमारा वैल्यू ऑफ मनी 1/P1 यहाँ था, इतना था, O 1/P1। जैसे ही क्वांटिटी ऑफ मनी डबल की वैसे ही वैल्यू ऑफ मनी इतना ज्यादा कम हो गया, 1/P2 हो गया। और क्यों कम हो गया इतना ज्यादा? सीधे हाफ हो गया। इसको डबल करते ही हाफ हो गया। क्यों? क्योंकि इनडायरेक्ट रिलेशन है, यही तो सबसे समझ रहे हैं। और जैसे हमने 4 टाइम्स कर दिया किसको? मनी को, क्वांटिटी ऑफ मनी को, वैसे ही को 4 टाइम्स देखो डिक्रीज कर गया, इतना हो गया 1/P4, यहाँ इतना O 1/P4। ये हो गई हमारी वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। और इन सारे पॉइंट्स को अगर हम मिला लें तो हमें ये एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व मिलता है। 1/P इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ M और क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाइड। क्यों फंक्शन है? क्योंकि इसके चेंज होने से उसमें चेंजेस आ रहे हैं ना, क्वांटिटी ऑफ मनी को चेंज करने से वैल्यू ऑफ मनी में चेंजेस आ रहे हैं, इसलिए वो उसका फंक्शन है। सो एवरीथिंग इज नॉट क्लियर, ग्राफ क्लियर है, सारी PAT इज इक्वल्स टू MV, इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज क्लियर है। और ये भी हमें पता चल गया है, नंबर 1, quantity of money is the determinant of price level or the value of money, and quantity of money has indirect relationship with value of money, right? So ये पढ़ने के बाद अब हम इस थियरी के assumptions नोट कर लेते हैं। मैंने जो assumptions हैं पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि इसमें जो टर्म्स है velocity of circulation, quantity of money, वो जब मैं बता रही होती तो आप स्टार्टिंग में कंफ्यूज होने लगती कि ये क्या है वो क्या है, इसलिए assumptions को अब मैं बताऊंगी तो आप समझ जाओगे कि अच्छा क्या चीज़ को ये कांस्टेंट कहने को बोल रही है। एग्जाम्स में assumptions पहले लिखना है क्योंकि अब तो आपको थियरी की अंडरस्टैंडिंग हो गई है, ठीक है। तो assumptions और criticisms अब हम कवर करते हैं। सो अब जल्दी से सारे assumptions को हम देख लेते हैं। पहला assumption है इस थियरी का कि प्राइस P एक पैसिव फैक्टर है इन द इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज, यानी कि प्राइस जो है वो डायरेक्टली चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि हम चेंज नहीं कर रहे हैं या कोई या इकोनॉमी में वो खुद चेंज नहीं हो रहा है प्राइस लेवल, रेदर इट इज अफेक्टेड बाय अदर फैक्टर। जब कोई चीज किसी और फैक्टर से अफेक्ट होती है तो वो पैसिवली काम कर रही है, एक्टिवली उसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, ठीक है। जो कि हमने यहाँ पे देखा ही है कि प्राइस कैसे अफेक्ट हो रहा है क्वांटिटी ऑफ मनी की वजह से, राइट। तो इसीलिए उसको पहले ही पैसिव फैक्टर अज्यूम करके रखा था ताकि थियरी देने में आसानी हो, ठीक। सेकेंड जो इसका अजम्पशन है वो है कि प्रोपोर्शन ऑफ M' टू M रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि कितना मनी मार्केट की इकोनॉमी में है और कितना बैंकों के पास है, उसका जो प्रोपोर्शन है वो वही रहेगा, ठीक है। जैसे कि अगर 10% इंक्रीमेंट हो गई है हमारे हाथ में पैसे की, मार्केट की इकोनॉमी में 10% मनी ज्यादा आ गया है तो बैंकों में भी आप ज्यादा पैसा डालोगे, हाँ कि ना, सिंपल सी बात है। सो 10% मनी जो कि M' है वो भी इंक्रीज होगा उतनी, क्योंकि उसको उतने प्रोपोर्शन में रहना है। ऐसा नहीं होगा कि आप कह दो कि बैंकों में बहुत कम पैसा है और जो है लोगों के पास या मार्केट इकोनॉमी में पैसा बहुत ज्यादा है। उनका जो प्रोपोर्शन है उसको हमने इसलिए कांस्टेंट मान लिया है पहले ही, ठीक है, ताकि थ्योरी इजीली दी जा सके। थर्ड जो हमारा अजम्पशन है वो है कि V एंड V' आर अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। उसमें से बीच से क्यों गई? तो जाओ, मिटाना पड़ता है ना। थर्ड हमारा अजम्पशन है कि जो V एंड V' है वो कांस्टेंट है, ठीक है, एंड दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंजेस इन M एंड M', यानी कि क्वांटिटी ऑफ मनी जो हम चेंज कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी में उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन में, वो उतना ही लोग सर्कुलेट करेंगे, उतने ही हेड्स वो लोग चेंज करेंगे। इसको हमने पहले ही कांस्टेंट मान लिया है, ठीक है, वेरी सिंपल। ऑलरेडी हम लोग देखे थे कि हम उसको कांस्टेंट मान लेते हैं ताकि हम रिलेशन देख सके क्वांटिटी ऑफ मनी में और प्राइस में। उसके बाद जो चौथा हमारा assumption है वो है दैट T इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, यानी कि जो टोटल गुड्स एंड सर्विसेज हैं हमारे इकोनॉमी में, ठीक है, अमाउंट ऑफ जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो कांस्टेंट मान रखे हैं। ऑब्वियसली चेंज होगा तो इससे फर्क पड़ने लगेगा ना। एंड इट इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फैक्टर्स,
सच एज एम, एम डैश, वी डैश, उनसे उस पर कोई चेंज नहीं आ रहा, उसको चुपचाप हमने कांस्टेंट मान लिया है। वेरी इजी। नेक्स्ट हमारा अजम्पशन है डिमांड फॉर मनी इज प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन। कितना हम मनी के लिए डिमांड करेंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाएगी उन ट्रांजैक्शंस की क्या वैल्यू है, और जो कि ऑलरेडी हमारा ये जो हमारी इक्वेशन है एक्सचेंज की PT इज इक्वल्स टू MV, इसमें से भी हमें पता चल जाती है कि जो डिमांड होती है मनी की वो प्रोपोर्शनल हो जाती है वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शंस की। जितनी बार ट्रांजैक्शन हो रहा है मनी की उसमें वो प्रोपोर्शन, उनके बीच में एक प्रोपोर्शनल रिलेशन होगा, इसको अज्यूम कर लिया गया है। ठीक है, तभी ये इक्वेशन तो उन्होंने दी थी और फिर उस इक्वेशन के बलबूते पे उन्होंने ये वाला जो MV/T किया और P और M के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश किया, राइट। सो दिस वाज द फिफ्थ अजम्पशन। सिक्स्थ अजम्पशन है सप्लाई ऑफ मनी इज अज्यूम्ड एज एन एक्सोजेनसली डिटरमिन्ड कांस्टेंट। यानी कि मनी का जो सप्लाई है मार्केट में, मनी का जो सप्लाई है हमारी इकोनॉमी में, उसको भी कांस्टेंट मान लिया है और वो डिटरमिन होता है एक्सोजेनसली। कौन डिटरमिन करता है सप्लाई ऑफ मनी? हमारी बैंक करती है ना। तो कितना मनी सब सर्कुलेशन मिलेगा तो उसको अज्यूम करके रखा है, वो एक्सोजेनसली डिटरमिन हो रही है। एंड जब हमने इसको जब हमने ये सारे अजम्पशंस दे दिए उसके बाद फिर वो थ्योरी को हम समझाते हैं। तो एग्जाम में पहले अजम्पशंस लिखिएगा फिर थ्योरी, ये यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की वजह से मैंने बाद में लिखा है। अजम्पशंस हो गए, थ्योरी हो गई, और अब बचे हमारे क्रिटिसिज्म। तो हमने फिशर की क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, उसके अजम्पशंस को पढ़ लिया है। अब हम उसके क्रिटिसिज्म्स को पढ़ेंगे, लेकिन वो हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में, क्योंकि वीडियो थोड़ी लेंदी हो गई थी। तो मेक श्योर यू वॉच पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो। टिल देन टेक केयर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।